मेरे पास जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को, 7 फौजियों को तालिबान ने अब यरगमाल बना लिया है या उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इस हवाले से, ना ही हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं, लिहाजा जो पाकिस्तान ने करना है कर ले। यानी इस हद तक मामलात कशीदा हो चुके हैं। बाकायदा विद द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल ये सब कुछ हो रहा है। इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर इतने खौफनाक किस्म की वारदात करना नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है। तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्दे अमल देगा। इस वक्त जो तालिबान हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। आज तालिबान ने वो कदम उठाया है जिसको रेड लाइन से ज्यादा अगर ये कहें कि जंगी इकदाम है। नमस्कार दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका दुश्मन बहुत छोटा उस लेवल का हो जाता है कि आप उसको सोचते हो कि इसको मार के मैं क्या करूंगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है। टीटीपी वाले जब चाहे तब पाकिस्तानियों की बजा कर चले जाते हैं और पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी नागरिक की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की बात हो रही है, सैनिकों की बात हो रही है। अब पिछले दिनों न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के 7 सैनिकों को जो है वो टीटीपी वालों ने बंदी बना लिया है। अब सिचुएशन इतनी खराब है कि ना ही वो छुड़वाने जा सकते हैं, कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। और टीटीपी वाले पाकिस्तान की आर्मी के साथ छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं, मतलब जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी वाले छोटे बच्चे हो, ट्रेनी हो, इंटर्न हो। ऐसा नहीं कि वो एक ऐसा बिल्कुल उनको नहीं है कि वो जो है वो एक सैनिक है। मतलब जब चाहे तब मार दिया, जब चाहे तब किडनैप कर लिया, जब चाहे तब बंदी बना लिया। और कुछ एरिया तो ऐसा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर जहां पर पाकिस्तानी आर्मी जाने से भी डरती है क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है टीटीपी का। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। पास जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हम कहते रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इदारों का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो आज तालिबान ने वो कदम उठाया है जिसको रेड लाइन से ज्यादा अगर ये कहें कि जंगी इकदाम है, इश्तियाल अंगेज इकदाम है और पाकिस्तान की फौज के टेम्परामेंट के साथ खेलने की कोशिश है और पाकिस्तान को ललकारने के मुतरादिफ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को, 7 फौजियों को तालिबान ने अब यरगमाल बना लिया है या उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। ये वाकया कैसे पेश आया है, लेकिन ये खबर इतनी सेंसिटिव है, ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी हसास है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो तालिबान हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है और पाकिस्तान को आज उन्होंने उस नहज तक पहुंचा दिया है जहां पे अब पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कार्रवाई करें या हम एक्शन लें। किस तरीके से, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त वहां से हमारे पास खबर जो है वो ये है कि तालिबान ने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज के 7 सिपाहियों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, जिसको आप कैप्चर करना कहते हैं वो किया है। मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूं ये वाकया कहां पे पेश आया है, वहां पे जर्नलिस्ट इस बारे में सब क्या कह रहे हैं और फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। पाकिस्तान ने इनका मुंह देखना है, खामोश बैठना है, करना क्या। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पक्तिका सूबा है अफगानिस्तान का और पक्तिका सूबे के अंदर जो गोमल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बताया यह गया है कि पाकिस्तान की फौज के 7 सिपाही जो हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पे 2 की बात की गई, लेकिन अब अफगानिस्तान का जो एक बड़ा मीडिया हाउस है तुलो न्यूज, उसके जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल्ला उमरी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है, इस खबर को रिपोर्ट भी किया है और उन्होंने ये बताया है कि 2 फौजी नहीं है
बल्कि पाकिस्तान के 7 फौजी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तालिबान इस बारे में क्या बता रहे हैं, मैं इस बारे में तो बताऊंगा। मैं सबसे पहले खलील जरदान के मुतालिक बताना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे पहले 2 खबरों के मुतालिक बताया था। उन्होंने आज ट्वीट किया, इन गोमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पख्तिका border militants captured alive 2 Pakistani militia soldiers who had crossed the line। उनके मुताबिक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तालिबान की, उन्होंने आज 2 फौजियों को जिंदा गिरफ्तार किया है। ये उन्होंने 4:28 के ऊपर खबर रिपोर्ट की, जिसके बाद जो तुलो न्यूज है उन्होंने बताया कि नहीं जनाब, ये मामला सिर्फ 2 फौजियों का नहीं है, ये तो बात उससे कहीं आगे चली गई है, ये तो 7 फौजियों की बात है। और टीआरटी वर्ल्ड के नुमाइंदे ने इस वक्त ये बताया है कि जनाब उन्होंने तो लफ्ज कैप्चर का किया, जिसको पकड़ना कहते हैं, कि 7 फौजियों को पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया है। और उनके मुताबिक ये इस चीज का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है वो बैड से वर्स हो रही है, यानी बद से बदतरीन हो रही है। और अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं 2 इंपॉर्टेंट बातें कि अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, यह खबर नशर की गई है तुलू न्यूज़ से वाबस्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने, और उसने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, जिनको अफगानिस्तान के तालिबान के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिए है। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर फेंसिंग के हवाले से इख्तलाफात हैं, ये खबर एक बहुत बड़े हादसे को बता रही है। नाज़रीन, अगरचे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार किए हैं, जाहिर सी बात है उन्हें वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का जो ऑर्डर है वो मैं आपको सुना चुका हूं, बता चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद इस सर्कुलर जारी किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की सरहदों पर किसी भी तरह की कशीदगी नहीं करने दी जाएगी, और वीडियोस और तस्वीर बनाने से भी रोक दिया गया था। तो नाज़रीन, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के फौजी गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें यह भी दावा किया गया है कि दरअसल जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो गलती से क्रॉस करके गए हैं, तो अफगान तालिबान इन फौजियों को रिहा कर देंगे। और अगर नाज़रीन अफगान तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा। एक उन्होंने कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, दोनों की सूरत हाल पर उन्होंने हमें बताया, और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि ये छोटे मोटे वाक़यात हैं, ये होते रहते, सॉरी ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। नो, आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट। आई थिंक बाकायदा विद द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल ये सब कुछ हो रहा है। इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर इतने खौफनाक किस्म की वारदात करना नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग बैक टू इंडिया, उन्होंने इंडिया के हवाले से भी ये तासुर देने की कोशिश की कि जी बड़ी देर से 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बड़ी पीसफुल है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑल राइट, दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें नंबर 1। नंबर 2, उनके जो भी मंसूबे हैं, आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी जो करना चाहें करें, हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है, तो वो क्या ख्याल है आपके पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना
ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको। 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं। वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। हाँ, इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है ही नहीं। कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल हैं उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया, लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं कि खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये करें। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। उधर क्या बनाया सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी हो? आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। मैं यही तो मैं अर्ज करूं ना, पहले आप इस घर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं। हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशरे जुलूम का निसाब ही बदलने। फिर नो क्लेम कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर दिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हम बैठ जाएं यहाँ पे, बैठे रहें उसके ऊपर। शहजाद को आप ऊपर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के और स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें? आज बात करने चले जाएं आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा ही हुआ है। यह है कि हमने हर मौका
गवाया किस वजह पे? पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें मैं एक नहीं मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, सोच को मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, मिनिमलिस्ट पोजीशन, दरमियानी पोजीशन। शादाब चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज़्यादा बेहतर हल निकल आता, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे। तो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो ये जी। अच्छा, एस जे शंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं, और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। पाकिस्तान श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल, ये दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, दूसरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। आप कितना नीचे जाना चाहेंगे, कितना, कहां तक जाए? नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया और पाकिस्तान की अगर आपको डिफरेंस देखना है ना, तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये देख सकते हो कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाएगा, उसको रिसीव करने के लिए कौन आएगा, और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी अगर जाएगा, प्रधानमंत्री छोड़िए, तो भी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वाले से बड़ा होगा। अगर 75 ईयर्स की जर्नी आप काउंट करो तो इंडिया और पाकिस्तान में आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे होता है कि अमेरिका की कोई कांग्रेस वुमन मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सांसद का कद छोटा होता है, लेकिन क्या कभी सांसद, इंडिया का सांसद कभी कहीं और जाएगा तो कोई लेट जाएगा? ऐसा नहीं है। अमेरिका का कोई सांसद अगर इंडिया में आएगा तो लेट जाएगा, हम इंडियंस लेट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका का कोई सांसद, या फिर आप कहे कि कोई कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन अगर पाकिस्तान के अंदर जाएंगे ना, तो उनको यहाँ पर पता नहीं कितने हिसाब से सम्मानित किया जाएगा। ये दिखाता है आपको कि आपकी वैल्यू क्या है सामने वाले कंट्री के एक छोटे पर्सन के सामने भी। इसी के सामने ये वीडियो शुरू करता है। क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो ये जी। अच्छा, एस जे शंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं, और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं, ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना, साहब जो है वो गए हैं, और जाहिर है वहां से अगर वो तेल या कोई चीज मांगेंगे तो क्या मतलब रह जाएगी इज्जत, और क्या उनको रिस्पांस आएगा? तो अपने ख्याल से चाइना और सऊदीया दोनों के साथ क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अभी है वो टर्म्स को संभाल पाएगी? देखिए, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही। खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। क्या ख्याल है आपके जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर बैठे हैं वो सो रहे हैं सारे? आप कहते हैं इज्जत वाले हालात का आपने सी पैक का सारा प्लान जो है IMF के हाथ में पकड़ा दिया था अमेरिकनों को। उस वक्त आपने नहीं सोचा ये बिल्कुल कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं?
आप जो कुछ भी करते हैं, मैं हमेशा ये आरजू कहता था हम डॉलर बेस हमारी पॉलिसीज है सारी, हर पॉलिसी के इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए रोको इन चीजों को, और लेट होता जा रहा है। आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं, आपके पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़े हैं वो बाहर के लोगों के, सऊदी अरेबिया 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे वापस ले सकता है, और आपके पास ना तेल के पैसे हैं ना पेट्रोल के। सऊदी इस वक्त श्रीलंका में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, वहां पे उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद हो चुका है कि उनके पास पेपर नहीं है, उनके वहां पे उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज बंद हो चुकी है। तो आप कितना दूर है उस चीजों से? आप बहुत नजदीक, आपके लोग तो पैसे लेके तो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त को बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो, सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब, देखें वो, आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे कि यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको 1-1 रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने, ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आज़म बन जाता। लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाय सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा। वो पता लग गया श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज अगर देखा जाए तो। शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल में इन्होंने जो मस्जिद नबी में किया, मेरे ख्याल में ये आखिरी चीज थी कि इन्होंने जो, मेरा ख्याल है इससे आगे एक मुसलमान क्या जा सकता है। एयरपोर्ट पे आप सऊदी अरेबिया पे उतरते हैं विद योर पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बल्कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है लेकिन मुझे वो एज ए पाकिस्तानी वो तजलील करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लिए उन्होंने बिल्कुल अलकाबाद अलग रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, इस तरह के अल्फाज आपको कहते हैं, थर्ड क्लास ह्यूमन आपको समझते हैं, और आपने फिर वहीं जाके वो किया है। वो क्या आप इस पे जितना भी अफसोस है, मैं मुस्लिम, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया वहीं से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। एक मुसलमान के लिए इनको शर्मो हया नहीं है कि इन्होंने वहां जाके भी वो किया है। भाई ठीक है, चोर है, उनको 2 मील बाद। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। सो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर तो कंप्लीट ब्लंडर था। ठीक है जी। और अभी रियाद की आपने बात की, रियाद में आपको पता है शाम जो इमरान खान साहब है मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके न्यूयॉर्क चले गए, और वहां जाके बैठ के मलेशिया और टर्की के साथ बैठ के ये बातें करते रहे कि आए टीवी खोलते हैं। वहां से ही उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने जहाज वापस बुला लिया, वो टोरंटो से उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा इधर आ जा, एडे तुसी वड्डे जो है ना उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं तुसी थल्ले गलत हो। ठीक है, वहां पे फिर पता नहीं किस तरह करके वापस ही आए। तो ये हमारे लीडरान जो है ना, ये सारे अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये रियासत के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है।
नमस्कार दोस्तों। अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की। लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते वो बेचे, जो खरीदना चाहते वो खरीदे। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सब के साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर। तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना, सर ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है तो सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरेदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस
एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा। यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं, नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग। फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस टाइप से इंडिया ने फिलहाल इजराइल को सपोर्ट किया है, पहले इंडिया सपोर्ट नहीं करता था लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल पर इंडिया और इजराइल की रही है। 1971 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के साथ था, मतलब यूके, यूएसए, सारे कंट्रीज। और हम सबको पता है कि इजराइल जो है ना वो यूएस के करीब है, लेकिन फिर भी इजराइल ने यहाँ पर हमको छुप के मदद की थी, हथियार पहुँचाए थे, ये सब कुछ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब मान लीजिए कि अमेरिका जहाँ चलता है वहीं यूके, फ्रांस चलते हैं और वहीं इजराइल को भी चलना था, लेकिन इजराइल ने अपनी वहाँ से अपनी सिचुएशन बदली और इंडिया की मदद की। उनको पता था कि भाई यहाँ पर इंडिया की मदद करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से अभी जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बड़े बड़े देशों में, उसमें सबसे बड़ा देश है इंडिया। चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना हो या फिर कहे कि मोरली आपको अगर वेटेज चाहिए, तो इंडिया इस हिसाब से मदद कर रहा है ना कि भाई इजराइल को अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है जो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की अवाम को आप अलग रखें, हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। ये खबर कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहा है, मैं पाकिस्तानी आउटलेट नहीं दिखा रहा आपको। तो उसका जवाब हम ले लेते हैं किसी मीडिया आउटलेट से। तो आइए टीआरटी वर्ल्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या मामला है कि इनमें बड़ा याराना है। तो टीआरटी वर्ल्ड आपको बताएगा कि इसराइल, इंडिया एंड द इस्लामोफोबिक अलायंस। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये ज़ायनिज्म का और हिंदुत्व का गठजोड़ है। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह लेना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वाइट फ्रेंकली आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं आपको मालूमात और दे चुका हूं, मजीद दे दूंगा। इसराइल के यहूदियों को अलग कर दीजिए, भारत के लोगों को अलग कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं ज़ायनिज्म की और हिंदुत्व की, ज़ायनिज्म की और इनकी। ये अलग हैं, ये अलग चीज है जो ऊपर आके बैठ गई है। नीचे मामला कुछ और है, ऊपर आके बैठ गई है। सफीर कह लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं। इसको खबर को आप भी देख लीजिए, एनडीटीवी से उठा रहा हूं, वैसे सबने यही दिया है। नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस, इसराइल डिप्लोमेट। एक और खबर देख लें, सिमिलर है, और ये हम ले लेते हैं द प्रिंट से। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मामला है। इंडिया हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शंस ड्यूरिंग गजा कॉन्फ्रंटेशन, सेज इसराइल डिप्लोमेट। क्लियर हो गया? जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, वो
इसराइल के साथ हैं, इस बात को आपने मुझे बोला कि नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और बड़ी आवाज आ गई है, नहीं। जब मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अरेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो इसराइल ने भी पूछा, इवन कि इसराइल ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर आपकी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं अच्छा आगे नीचे, अगर आप द प्रिंट को भी पढ़ेंगे तो नीचे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोग कितने आपस में इस मामले पर सेम दिमाग रखते हैं। एनीवेज, अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे ही हम फलस्तीन के साथ खड़े, ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं हमसे कहीं ज्यादा जो एस्टैब्लिश है, हम तो एस्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद। जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे। मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे, वही मॉडल तो यहां अपनाया, कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरक है? उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये यहाँ के इलाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है, लेकिन कुव्वत और जोश ईमानी नहीं। फलस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है, अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज उठा रहा? उठा रहे नहीं। आप लिंक करें दोनों चीजों को। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए पाकिस्तानियों को अगर आप कहो ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो नहीं कहेंगे गरीबी है, वो नहीं कहेंगे कि मेरी जॉब नहीं लगी है, वो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो सिर्फ दो चीज़ें कहेंगे कि भाई इंडिया और इजराइल उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। बट इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है। अब जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गर्म सिचुएशन मतलब हीटअप हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाती है और होनी भी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में ज़रा देखिए कि इंडिया का जो वॉर रूम है उसमें इजरायली हमेशा मौजूद रहता है, ऐसा कहना है इनके भाई साहब का। मतलब इंडिया के पास जैसा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। और मान लीजिए कि इजराइल अगर है भी यहाँ पर, तो वो आप ही के कारण है, क्योंकि आपने ही शुरुआत से पैलेस्टीन करके इजराइल को खुद का दुश्मन बना लिया था। वो तो हमने मना किया, अदरवाइज ये भी होता कि आपका जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो कब का डूब चुका होता, आपके पास कोई बम नहीं होता। लेकिन ये हमारी ही गलती है जो हमने इजराइल को हमारा एयरबेस नहीं दिया बॉम्बिंग करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में फ़लस्तीन के बारे में तो पूरा का पूरा माहौल बनाने दिया ना मौजूदा सिस्टम ने, लेकिन कश्मीर के लिए तो ये माहौल नहीं बनाने दिया। कश्मीर के लिए ये माहौल नहीं बनाने दिया। आई रिपीट, उस वक्त ये माहौल नहीं बनाने दिया गया कि इसको बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। क्या वजूहत थी डॉक्टर साहब? वजूहत तो ये सिस्टम खुद बताएगा मौजूदा। बात यह है कि वहां आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि वो मॉडल जो वहां पर
इसराइल ने अपनाया फलस्तीन में, उसके साथ उसको आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी जमीन के को, और उसी को जब यहां पर अपनाया कि डेमोग्राफी चेंज होंगी और यहां पे हिंदू ज्यादा लाके आबाद कर दिए जाएंगे और मुसलमान कम हो जाएंगे, और मुझे बताएं कि वहां पे इस वक्त, और आप जनाब कह रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स होती है, नहीं बात छोड़ देना, वो 370 को साइड पे छोड़ के 35 पे बातचीत करते हैं ना, चले वो आलू प्याज की तिजारत शुरू करते हैं ना चुपके चुपके, आपकी बातें चल रही, फिर उसके बाद हालात देख के आप पीछे हो जाते हैं। भाई मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे वही मॉडल तो यहां अपनाया, भाई कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरका चीज, उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं, उन्होंने कहा ये यहां के लाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। पाकिस्तान और तुर्की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जब तक कि इसराइल इनके ऊपर हमला ना करे ये कभी नहीं करेंगे। दूसरा, इसराइल कभी मौका ज़ाया नहीं करेगा। जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे और कुछ ऐसा स्ट्राइक हो पाकिस्तान में जिसके बाद पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी या ये काबिलियत मौजूद ना हो। इसी तरह वो ईरान पे भी करते रहते। तो आप कश्मीरियों के लिए तो आपने पूरे दुनिया में माहौल, ये फलस्तीनियों के लिए तो बन गया, तो फलस्तीनियों कश्मीरियों के लिए बनाना किसका काम था? हमारा काम था पूरी दुनिया में। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जुलूस निकल रहे होते हैं और वहां पे जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज उठाते हैं, हमने वो नहीं किया। हमें कश्मीर के मसले को उसी तरह से उठाना है, उससे ज्यादा, क्योंकि फलस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है, अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज उठा रहा? आप उठा रहे हैं नहीं। आप लिंक करें दोनों चीजों को। आपने ओआईसी के अंदर अगर फलस्तीन के खिलाफ करारदाद फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मंजूर करवाई तो कश्मीर को ऐड करें आप। आपका इशू कश्मीर है, फलस्तीन भी है, किबला अव्वल दोनों एक साथ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक जगह आप 2 नंबरी कर रहे हैं और एक जगह आप हम सीना तान के खड़े हो जाएं। ऐसे नहीं है। वहां पर वो बड़ा जेल है। बी ऑनेस्ट, आप जज्बे के साथ खड़े हो, मत धोखा दें अपने आप को भी और दुनिया को भी। कश्मीर का इशू साथ नहीं करें आप फलस्तीन के, फिर पाकिस्तान की कोई पोजीशनिंग बनेगी दुनिया में। इस वक्त तो सारी दुनिया, इस वक्त तो अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे आप भी चल पड़े साथ साथ, वो बरतानिया में भी हो रहे हैं, आप भी साथ साथ चल रहे हो। भाई कश्मीर के लिए कौन उठेगा? कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2012 से अब तक फ़लस्तीनी इलाकों में दाखिले से रोके रखा है इसराइल ने, हमें वहाँ जाने नहीं देते। हमारे पास जो वाइड सोर्स था, ये जो मीडिया का पूरा एक टावर तबाह किया है इसराइल ने, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम रास्ते बंद किए गए थे। हम पर दबाव डाला जाता था और हमें रोका जाता था कि आपने इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और इंसानी हुकूक जो हैं वो फ़लस्तीनियों के नहीं हैं, उनके बारे में आपने बात नहीं करनी, बाकी दुनिया में जाएँ जहाँ आपने बात करनी। यानी पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हो जाए ना छोटा सा, अभी थोड़े दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ पास की और उस करारदाद के अंदर जो उन्होंने बताया कि उनको एक कोई गैर मुस्लिम है, उनके साथ कोई मामला हुआ पाकिस्तान में और उसके ऊपर उनको, हालांकि नाइंसाफ़ी कहीं भी और नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा उस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दुनिया भर की तंजीमें उसके ऊपर बात कर रही थी, यूरोपीय यूनियन उस पर बात कर रहा था। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो वबेला खड़ा कर देती है, लेकिन कश्मीर में और फ़लस्तीन में नहीं कर सकते क्योंकि आलमी प्लेयर्स उनको ऐसा करने से रोकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2012 से अब तक एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करने से रोका गया है और इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वहाँ पे हिसाब है, कोई इंसाफ तो है नहीं। और इंसाफ के आलमी इदारे, जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगाने वाले लोग हैं, जितने लोग हमेशा इंसानी हकूक़ का नाम लेकर अमेरिका ने आज तक सारी जंगें शुरू की हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ का नाम नहीं ले रहा। तो ये अजान हम देते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है, मेरी यही जिम्मेदारी है। लेकिन क्या बतौर पाकिस्तानी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि पूरी दुनिया से छोटे एहतजाज पाकिस्तान में हुए हैं, यानी अंग्रेज़ों ने हमसे बड़े एहतजाज किए, हम तो आवाज़ ही नहीं उठा सके अभी तक। न जाने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की ज़ेर क़यादत मुसलमान ममालिक की फ़ौज कहाँ है, क्या कर रही है, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे बदवाएँ कर रही है कि कुछ और भी करेगी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फ़ौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है,
लेकिन कुव्वत और जोश ईमानी नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक बुज़दिली का शिकार है। हाँ, अगर जंग अमेरिका की हो तो फिर देखें मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों और हमारी फोर्सेस की पुर्तियों, और ये वो मामला है जिसकी वजह से दिल खून के आंसू होता है। सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज पे जिहाद फ़र्ज नहीं? क्या जिहाद उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं, या उन्होंने सिर्फ अमेरिका की जंगें लड़नी हैं? सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम मुसलमान है। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, मुसलमानों के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हल करने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं। मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी वहाँ एक मामूल बन चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान ममालिक ने इसके जवाब में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया तो चंद एक मजम्मती बयानात आ जाएंगे, या अपने ही मुल्क में को बस चला देंगे, रिक्शा जला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। और ये मुसलमानों के बदतरीन ज़वाल का दौर है। अफसोस तो इस बात का है कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन कहलाने वाले अमेरिकन डेमोक्रेट्स चुप साधे। इस हौसले की वाहिद वजह बैनुल-अक़वामी बरादरी की खामोशी और ख़ास तौर पे अरब और बाकी मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक मौसर इक़दाम का फुक़दान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद मुक़द्दस तरीन समझा जाने वाला शहर बैतुल कुद्स या यरूशलेम दुनिया भर के मुसलमान और अरबों के दिल में ख़ास मकाम रखता है, और इसीलिए मस्जिद अक़सा में होने वाले हालिया वाक़यात ने न सिर्फ सऊदी अवाम बल्कि ख़ित्ते के दूसरे लोगों की दुखती रुख को भी छेड़ दिया। और एक तरफ तो गाज़ा में बमबारी के मनाजिर जारी हैं, दूसरी तरफ मशरक़ी यरूशलेम में लोग अपने घरों से ताकत के ज़ोर पर निकाले जाने वाले हैं। इस वक्त आलमी ताकतों को दुनिया दिखाने के लिए शोर तो मचा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमन इस वक्त किसी की भी तरजीह नहीं है, और कोई भी नहीं चाहता कि अभी जंग बंदी हो। फ़लस्तीनियों में दाखिली तौर पर इत्तेहाद नहीं है, और यह मामला सियोनी क़यादत के एजेंडे पर भी नहीं है, तो ऐसे में जंग बंदी और अमन मुश्किल नज़र आता है। इससे आप आम फ़लस्तीनी की बेबसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बैतुल कुद्स बैक वक्त यहूदी, मसीह और मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस है, पर अगर आप तारीख़ में थोड़ा पीछे जाएँ तो जूनियर बुश, उन्होंने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बजाई थी, तो उन्होंने कहा था ये तहज़ीबों की जंग है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिस पर ईसाइयों के पोप ने उन्हें ऐसा कहने से मना किया। काश वो ऐसा वैसा कुछ करने से भी मना करते, जैसे अफगानिस्तान, सूडान, इराक और लिबिया में हुआ। उससे पहले सीनियर बुश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर चुके थे, और तब से इनकी नज़र बैतुल मुक़द्दस पर थी, जहाँ आज एक और डेमोक्रेट जो बाइडन के होते हुए खून की होली खेली जा रही है। बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े की ख्वाहिश ने यहूदी और मसीहों को एक कर दिया, और मुसलमान कब एक होंगे, ये एक सवालिया निशान तमाम मुसलमानों को मुँह चढ़ा रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा 50 से ज़्यादा मुसलमानों के ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, किसी में हिम्मत